हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा जो अपना टॉपिक पिछले टर्म पे था लंग्स वाला, लंग्स को हमने कवर कर लिया था। थोरैसिक केज के बारे में हमने जानकारी दे दी थी आपको। आज हमें जो समझना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में समझना है। किसके बारे में बेटा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में समझना है, वो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बेटा बहुत अच्छा टॉपिक होता है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एकदम बढ़िया से दिमाग कंसंट्रेट करके अच्छे से बोर्ड पे ध्यान लगाना, और जो भी आधे घंटे का 40 मिनट का जो भी लेक्चर बनने वाला है बेटा, उसमें आप ये देखोगे कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का जितना कॉन्सेप्ट हम सामने ला के आपके रख देंगे, बस आपको ध्यान से सुनते रहना है। ठीक है, ओके। अब शुरू करते हैं लेक्चर अपना। ठीक भैया, ध्यान दो तुम लोग भी। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमें यह समझना है कि हम लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करके बेटा जो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। इसको समझाने के लिए बेटा हम पिछले वाले टर्म से एक पॉइंट अपना उठाना चाहते हैं। हमने कहा था जो हमारा लंग्स है एयर टाइट चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर बेटा? एयर टाइट चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। अब वो एयर टाइट जो चैम्बर है वो किसका बना हुआ है? थोरैसिक केज का बना है। थोरैसिक केज के अंदर हमारा लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स के बारे में थोड़ा एक खासियत हमने आपको बताई थी, फिर से मैं बोल दे रहा हूं बेटा कि लंग्स हमारा जो सॉलिड है और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसमें मसल वगैरह नहीं पाई जाती, मसल का नहीं बना है। अगर मसल का नहीं बना है बेटा हम इसके वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज भी नहीं कर सकते। अगर हम इसके वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, भैया कैसे फुलाएंगे पिचकाएंगे? तो हमें जो चेंज करना है वो थोरैसिक केज के वॉल्यूम में चेंज करना है, क्योंकि बेटा थोरैसिक केज की जो जो लंग्स की आपकी आउटर लेयर थी, जिसको पेराइटल प्लूरा बोल रहे थे आप, वो पेराइटल प्लूरा कनेक्टेड रहती है रिब्स के साथ में, है ना, रिब्स के साथ में कनेक्टेड होती है। और रिब्स किसका पार्ट है बेटा? थोरैसिक केज का पार्ट है। आप किसमें चेंज करोगे? थोरैसिक केज के अंदर, थोरैसिक केज के वॉल्यूम में चेंज करोगे। उसका चेंज दिखाई पड़ेगा कहां पे? आपके लंग्स के वॉल्यूम के अंदर दिखाई पड़ेगा चेंज, उसका उसके लंग्स के वॉल्यूम के अंदर चेंज पूरा पूरा दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा। अब कैसे होता है, क्या होता है, यही सारी चीजें हम समझने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस वॉल्यूम के चेंज में इन्वॉल्व होने वाले, उनके बारे में देखते हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले बेटा हम जिस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं उस स्ट्रक्चर का नाम है डायाफ्राम। क्या है? डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम के बारे में देखना है अपने को। देखो बेटा, ध्यान समझते रहना। ठीक है, डायाफ्राम को समझाने के लिए बेटा एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उससे मैं समझाता हूं आपको। ठीक, देखो, ये अगर मैं मानू बेटा ये आपका थोरैसिक केज वाला पार्ट है, ये देखो जरा, देखो ये नीचे वाला पोर्शन बेटा जो होगा ये एब्डोमिनल रीजन होगा। ये यहां पे एब्डोमिनल रीजन है। ये है थोरैसिक केज। ठीक है बेटा, थोरैसिक केज। थोरैसिक केज को एब्डोमिनल रीजन से अलग करने वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसका क्या नाम है? डायाफ्राम। क्या नाम है? डायाफ्राम। डायाफ्राम थोरैसिक को जो केज और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। अब सुनो ध्यान से, डायाफ्राम फ्रेनिक मसल का बना हुआ होता है, फ्रेनिक मसल वगैरह होती है बेटा, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो फ्रेनिक नर्व के द्वारा होता है। ठीक है, फ्रेनिक नर्व के द्वारा। हालांकि इतना जरूरी है नहीं, क्योंकि आपकी बुक में बेटा एनसीईआरटी में कहीं फ्रेनिक टर्म दिया नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लो, है ना। फ्रेनिक, डायाफ्राम से जो रिलेटेड टर्म है बेटा फ्रेनिक। ठीक है, फ्रेनिक। ठीक, फ्रेनिक। अब सुनो, कैसे करता होगा ये वॉल्यूम को चेंज, कैसे करता होगा? हमारा पर्पज क्या है बेटा? हम थोरैसिक केज के वॉल्यूम को चेंज करें और उसमें जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो दिखाई पड़े किसके अंदर? किसके वॉल्यूम में चेंज हुआ दिखाई पड़े बेटा? लंग्स के अंदर। अब देखो, डायाफ्राम ये नॉर्मल पोजीशन है हमारे बॉडी के अंदर बेटा। जब आप देखोगे नॉर्मली डायाफ्राम का शेप कैसा होता है? डोम शेप होता है। डोम के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है डोम शेप। ये नॉर्मल शेप है बेटा। नॉर्मल सिचुएशन के दौरान जो हमारा डायाफ्राम है बेटा वो कैसा है? डोम शेप्ड का है।
डोम शेप का है, ठीक है। अगर इस डोम शेप को आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ ले जाओ, थोड़ा फ्लैट कर दो, अगर फ्लैट कर दोगे इस डायाफ्राम को बेटा अगर फ्लैट कर दोगे तो फ्लैट करने के बाद में ये देखो इस एक्सिस पे हमने, देखो जरा ध्यान से, ये मान लो हमारी बॉडी की पोजीशन है, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ये जो ऊपर वाला रीजन है बेटा, अगर मैं यहां पे मार्कर को रखूं बेटा, तो ये जो ऊपर मार्कर का अपर पार्ट है, मतलब जो आपका ये वाला पार्ट है, ये जो पोर्शन है बेटा, जो सीधा सीधा लाइन अगर मैं ऐसे ड्रा करूं, है ना, ये ऊपर वाली एक्सिस बेटा एंटीरियर एक्सिस होगी और ये पोस्टीरियर एक्सिस होगी। कौन सी एक्सिस होगी भैया? ये एंटीरियर होगी और ये पोस्टीरियर होगी। तो डायाफ्राम के अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, नॉर्मली कैसा होता है? डोम शेप का होता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। आपने डोम शेप से बेटा अगर फ्लैट कर दिया डायाफ्राम को, तो आपने वॉल्यूम चेंज किया। किस एक्सिस पे चेंज किया? ये इंपॉर्टेंट, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। किस एक्सिस पे? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। एंटीरियो पोस्टीरियर लिखा है, पहले एक्सिस लिख देते हैं बेटा, यहां पे एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे आपने चेंज कर दिया वॉल्यूम को, ठीक, ओके। वॉल्यूम बढ़ा। अगर वॉल्यूम बढ़ा बेटा, तो इसका मतलब क्या है? आपके थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ा, तो इसका मतलब यह है लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ा। किस एक्सिस पे? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, समझ रहे हो? ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, फिजिक्स में आप पढ़ रखे हो, है ना। अगर कहीं पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? प्रेशर कम होगा। क्या? कौन सा प्रेशर? पार्शियल प्रेशर, समझ रहे हो? जैसे मान लो, ऐसे समझो, ये बैलून है, मान लो कोई बैलून है बेटा, पहले मान लो कोई शेप रहा होगा, इस बैलून को आपने इंक्रीज कर दिया, इसके शेप को इंक्रीज कर दिया आपने, बड़ा कर दिया। अगर बड़ा कर दिया बेटा इसके शेप को बुला के, तो मान लो पहले कुछ पर्टिकुलर गैसेस रही होंगी इसके अंदर, उन गैसेस का कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा। अगर आपने वॉल्यूम को बेटा बढ़ा के चेंज कर दिया है, बड़ा कर दिया वॉल्यूम को, ये वाला वॉल्यूम कर दिया बेटा, तो इसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम अगर बढ़ा, गैसेस तो उतनी है, मतलब क्या हुआ भैया? गैसेस अगर बड़े सरफेस एरिया के अंदर उतनी ही मौजूद है, तो उनका पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। कंपैरिजन करते हैं बेटा, किससे कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं? तो हमेशा हम एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बोलते हैं कि जो हमारी एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अंदर, लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट एल्वेलाई है, उसके अंदर गैसेस का पार्शियल प्रेशर कम हो गया। किससे कम हो गया? एटमॉस्फेयर से कम हो गया। किससे कम हो गया? एटमॉस्फेयर से कम हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर से कम हो गया, समझ रहे हो आप? ठीक, ओके। एक एक्सिस ये हो गई, इस पे आपने चेंज किया। दूसरा देखो जरा, डायाफ्राम। अच्छा, डायाफ्राम क्या केवल ये थोरेसिक केज के वॉल्यूम को केवल चेंज करके ब्रीदिंग करवाने का काम करता है बेटा? इसके अलावा क्या क्या कर सकता है डायाफ्राम? अच्छा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तो हवा की टेंडेंसी क्या है? हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। अगर बेटा यहां पे पार्शियल प्रेशर कम हुआ एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो एटमॉस्फेयर की हवा अंदर आएगी, मतलब इंस्पिरेशन वाली सिचुएशन होगी, इंस्पायर करोगे आप, ठीक। अच्छा, केवल डायाफ्राम क्या केवल यही काम करता? नहीं भैया, और भी काम है डायाफ्राम के। देखो जरा कौन कौन से काम हो सकते हैं डायाफ्राम इसके अलावा। ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग मैच्योरेशन, और इसके अलावा डेफिकेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बेटा ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना। गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ, उसके बाद में बच्चा बाहर आना चाह रहा है, वो मुझसे बाहर आता है ना, डिलीवरी के दौरान, तो उस स्टेज को बेटा पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं।
पार्चुरेशन के दौरान होता क्या है बेटा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है डोम शेप का। डोम शेप का जो डायाफ्राम था बेटा वो फ्लैट जब होगा, फ्लैट होने के बाद में एब्डोमिनल रीजन पे प्रेशर जनरेट करेगा, क्योंकि एब्डोमेन पूरा फूला हुआ है, वो पूरा फूला हुआ है क्योंकि बच्चे का साइज पूरा बढ़ चुका है। इसकी वजह से हो क्या रहा है बेटा, प्रेशर जनरेट हो रहा है, और प्रेशर जनरेट होने की वजह से बच्चा बाहर आता है। किसने मदद की, डायाफ्राम ने मदद करी। समझ पाए। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन वाला टॉपिक। मिक्चुरेशन का मतलब बेटा जानते हो क्या, सुसु करना। सुसु करते टाइम क्या होता है, सुसु करते टाइम आप ना ऐसे खड़े हो तो प्रेशर जनरेट करते हो, यूरिनरी ब्लेडर के यूपर प्रेशर लगाते हो। प्रेशर जब लगाते हो भैया, वो प्रेशर जनरेट करने में भी डायाफ्राम मदद करता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लेडर भी बेटा कहां पे मौजूद है आपका, वो भी एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है ना, पैल्विक रीजन के आसपास। ठीक, ओके। डेफिकेशन, डेफिकेशन के दौरान भी सुबह सुबह बेटा जाते हो पॉटी करने, प्रेशर जनरेट करते हो, समझ रहे हो, उसमें भी कौन मदद कर रहा है, डायाफ्राम मदद कर रहा है। समझ रहे हो। कौन कौन सा काम समझे डायाफ्राम का, एक काम है क्या, बहुत सारे हैं, है ना। एक बात और अभी बता देते हैं, क्योंकि डायाफ्राम को मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं बेटा। एक बार डायाफ्राम कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो दूसरी मसल्स वगैरह हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वॉल्यूम को चेंज करने में। अभी डायाफ्राम को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। अगर मैं बता रहा हूं डायाफ्राम की कंप्लीट जानकारी मैं दे देता हूं डायाफ्राम के बारे में। इसके अलावा कह सकते हो बेटा कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान लगभग 75% जो हमारा ब्रीदिंग चल रहा है बेटा, चाहे वो इंस्पिरेशन चल रहा है, एक्सपिरेशन चल रहा हो, उसके लिए डायाफ्राम लगभग 75% जो ब्रीदिंग होती है वो डायाफ्राम की वजह से होती है। कितना, 75%। समझ रहे हो, 75% डायाफ्राम की वजह से। बाकी जो बच गई सर वो कैसे होगी, उसको ही बताते हैं। डायाफ्राम पूरा समझ गए, मुझे ऐसा लग रहा है समझ गए हो बेटा। तो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, इसी से जो जुड़ा हुआ, जिसका नाम है बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल या इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। कॉमनली बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं, उनके अंदर दो तरीके की मसल्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। देखो जरा, मिटाना पड़ेगा यार इसको, हाँ ना, मिटाना पड़ेगा भैया, अभी ना मिटाए तो काम चलेगा नहीं। तो बेटा जल्दी से नोट कर लो, हम इसको मिटाते हैं। ठीक, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। देखो अब इसके बाद में भैया हम जो है बात करने वाले हैं इंटरकॉस्टल मसल की। इंटरकॉस्टल मसल है क्या, कहां पे पाई जाती है, इसके बारे में पहले समझ लो। इंटरकॉस्टल मसल्स बेटा, रिब्स की हम बात कर रहे हैं, थोरैसिक केज हमारा बेटा सामने की तरफ देखोगे, यहां पे स्टर्नम है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ जो पार्ट है बेटा वो रिब्स है, रिब्स यहां से जुड़ा हुआ है। दो रिब्स के बीच में, जैसे यहां पे बेटा एक रिब्स ऐसे होगी, एक रिब्स ऐसे, इनके बीच का जो स्पेस है बेटा उसको इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस। उस स्पेस के अंदर जो मसल्स होती हैं बेटा उनको इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। समझ पाए। और ये इंटरकॉस्टल मसल होती है दो तरीके की, दोनों को समझते हैं एक साथ, और इनका रोल भी समझते हैं, क्या रोल है देखो जरा। इंटरकॉस्टल मसल, आईसीएम बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आईसीएम। ठीक है, ये दो तरीके की हैं, कौन कौन सी ये भी बता दो सर। ये दो तरीके की हैं, कौन कौन सी देखो जरा। इंटरकॉस्टल मसल बेटा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, आईसीएम और ईआईसीएम।
ठीक, दो तरीके की। अब इनकी पोजीशन कैसे ये जुड़ी रहती है वर्टिब्री से, और कैसे ये थोरेसिक केज के वॉल्यूम को चेंज करती हैं ब्रीदिंग के लिए, समझ रहे हो, इसको देखते हैं। ठीक, देखो जरा एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं बेटा, उस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ओके, देखो ये बेटा हमने जो बनाया है ये है स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम, ओके। अब स्टर्नम जो है, इधर देखो बेटा, यहां पे हम दिखा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, ये क्या है बेटा? वर्टिब्रीज है, वर्टिब्रल कॉलम वाला स्पेस, वर्टिब्रीज होंगी यहां पे। ठीक, अब देखो हालांकि बेटा ये वर्टिब्रीज से है ना, दो जगह पे जुड़ी रहती है, लेकिन बेटा वो जुड़ाव वगैरह हम कभी देखेंगे जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर जब वर्टिब्रीज की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेटा वर्टिब्रीज के ऊपर हमें नहीं फोकस करना है, हमें इंटरकॉस्टल मसल्स के ऊपर फोकस करना है, इसलिए हम ऐसा डायग्राम बना रहे हैं जिसके थ्रू बेटा हम इंटरकॉस्टल मसल एक्सटर्नल इंटरनल समझा सकें। ठीक है, देखो जरा, ओके। देखो बेटा ध्यान से एकदम समझो, और कार्तिक को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्या बात है, इतना सही कैसे हम रंग ले रहे हैं यार, हमें खुद ही नहीं यकीन हो रहा है। इतना बढ़िया भी हम कलर कर लेते हैं क्या? हमें नहीं यकीन हो रहा है, तुम लोग यकीन दिलाओ। अच्छा देखो बेटा, नहीं नहीं, देखो इधर, ये ठीक, देखो सबसे पहले मैं समझने जा रहा हूं बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये वाली, ये जो EICM है हम इसको समझने जा रहे हैं कैसे जुड़ती है। तो इसका जुड़ाव जो होता है बेटा ऐसे देखो, ये जो अपर रिब्स है इसके कंपैरिजन में बेटा ये ऊपर वाली रिब है, इसके कंपैरिजन में ये ऊपर वाली, इसके कंपैरिजन में ये ऊपर वाली। इसका जुड़ाव जो होता है बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का, जो अपर रिब है इसके डॉर्सल सरफेस पे, कहां पे? अपर रिब के डॉर्सल सरफेस पे। अपर रिब के डॉर्सल सरफेस पे और लोअर रिब्स के वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ जुड़ी रहती है, देखो जरा ध्यान से समझ लो भैया, समझ लो, है ना, अरे देखते रहो। हाँ ये देखो, देखो बेटा ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनका जुड़ाव क्या है भैया? जो अपर वाली वर्टिब्री है उसके डॉर्सल सरफेस पे। अच्छा ये देखो, ये अगर हम वर्टिब्री की बात करें, देखो ध्यान से देखना बेटा, पीछे होगी यहाँ पे, ये डॉर्सल साइड पे आपकी वर्टिब्रीज होंगी, ये आपका वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड है बेटा। अगर आपकी रिब्स ऐसे जाके इधर जुड़ रही हैं, ऐसे जुड़ रही हैं, ऐसे ऐसे जाके सारी रिब्स जाके जुड़, ठीक, तो जो ऊपर वाली रिब होगी बेटा, है ना, जो अपर वाली रिब होगी और जो लोअर उसके जो नीचे वाली रिब होगी,
अगर मैं इसमें EICM का पोजीशन देखूं, कैसा, किसका जुड़ाव बेटा, EICM का, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का जुड़ाव देखूं, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बेटा जो ऊपर वाली रिब होगी उसके डॉर्सल एंड पे, डॉर्सल एंड का मतलब बेटा वर्टिब्रल कॉलम से जो एंड शुरू होगा बेटा, है ना, वहां पे जो इनका जुड़ाव होगा उस साइड से शुरू होंगी और कहां पे आके जुड़ेंगी, वेंट्रल साइड पे जुड़ेंगी। किसके वेंट्रल साइड पे, लोअर रिब्स के वेंट्रल साइड पे, ठीक है। अच्छा, इस जुड़ाव से फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला भैया, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इनके अंदर, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो स्टर्नम है आउटवर्ड जाता है, किधर जाता है, बाहर के साइड में, आउटवर्ड। इसमें EICM के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टर्नम आउटवर्ड जाएगा, और अगर स्टर्नम आउटवर्ड जा रहा है तो आप समझ रहे हो, क्योंकि स्टर्नम से ही क्या जुड़ा हुआ है, रिब्स हमारा जुड़ा है भैया, वेंट्रल साइड पे रिब्स किससे जुड़ती हैं, हमारे स्टर्नम से जुड़ती हैं। तो आप ध्यान दो जरा, अगर स्टर्नम आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमारा रिब्स क्योंकि इसी से जुड़ा है, अगर ये बाहर की तरफ जाएगा तो रिब्स ऐसे ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, यस उठेगा, ऐसे से उठना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे, है ना। स्टर्नम को बाहर पकड़ के खींचो, बाहर ऐसे, अगर हमारा ताकत वाला ऐसे खींच लो, सर ना बहुत हमारे साथ है ना गलत काम नहीं, सर को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे तुमने ना ऐसे बनाया एकदम पूरा ऐसे खींच लिया पकड़ के हमारी स्टर्नम को, अगर स्टर्नम पकड़ के खींचोगे तो स्टर्नम के साथ में बेटा रिब्स भी बाहर आएंगे, और रिब्स बाहर आएंगे किस तरीके से आएंगे, ऐसे ऊपर के साइड से, ऊपर के साइड से, ठीक है, ऐसे आउटवर्ड, आउटवर्ड, स्टर्नम आउटवर्ड जा रहा है तो रिब्स कैसे जा रही, ऐसे जा रही बेटा, अपवर्ड जा रही, रिब्स कैसे जाएंगे बेटा, अपवर्ड जाएंगे। कब रिब्स अपवर्ड जाएंगी, जब स्टर्नम हमारा आउटवर्ड जाएगा। अच्छा सुनो, अब ध्यान से देखना बेटा, वो जो डायग्राम हमने डायफ्राम को समझाने के लिए बनाया था, वो डायग्राम फिर से देखना जरा, देखो बड़ा प्यारा डायग्राम था बेटा, फिर से देख लो। ये डोम शेप्ड वाली सिचुएशन थी, डोम शेप्ड को बेटा जब आप फ्लैट कर रहे थे, ऐसे जब कर रहे थे, तो ये इस एक्सिस पे आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे थे, इस एक्सिस का नाम आपने क्या दिया था, एबी एक्सिस, सॉरी एंटीरियो पोस्टीरियर, एपी एक्सिस है ना, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एपी एक्सिस। ये एंटीरियर साइड था या पोस्टीरियर साइड था, इस साइड पे आपने वॉल्यूम को चेंज किया था। लेकिन अगर बेटा आप कर रहे हो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को कहां पे, अपवर्ड की तरफ, इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, स्टर्नम आउटवर्ड जा रहा है और रिब्स हमारी अपवर्ड जा रही है। मतलब बेटा आप किस पोजीशन पे बदलाव कर रहे हो, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, डीवी एक्सिस पे। हमारी जो वर्टिब्री है बेटा किस साइड पे है, डॉर्सल एक्सिस पे। रिब्स जो स्टर्नम हमारा किस साइड पे है, वेंट्रल साइड पे। इससे जुड़ा कौन है, रिब्स जुड़ी है। अगर आपने स्टर्नम को बाहर की तरफ खींचा, किसकी वजह से खींचा हुआ बेटा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खींचा हुआ बाहर की तरफ, तो इनके खिंचाव वजह से बेटा रिब्स कैसी गई हमारी, अपवर्ड, ऊपर के साइड में। अच्छा देखो, ये ऊपर के साइड में जब गई हैं, सुनना जरा ध्यान से, किस एक्सिस पे बदलाव हुआ है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है भैया, डीवी एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, एपी एक्सिस आप समझ चुके हो। डायफ्राम की वजह से आपने, फिर से सुन लो, एपी एक्सिस में बदलाव किया एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, और एक्सटर्नल कॉस्टल मसल की वजह से आपने डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बदलाव किया। मतलब आपने नीचे खींचा, पहले तो ऐसे पकड़ के, जैसे मान लो कोई बैलून था ना, ऐसे ऐसे नीचे खींचा, नीचे बढ़ाया, और ऐसे खींचने के साथ साथ में बेटा उसी टाइम पे, इसी सिचुएशन के अंदर आपने ऐसे भी खींचा। मतलब वॉल्यूम ऐसे भी बढ़ा, ऐसे भी बढ़ा, दोनों तरफ से वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम क्या करेगा, पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। किस पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज करेगा, इंट्रा पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। आपके लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट एल्वेलाई है, उनके अंदर प्रेजेंट जो गैसेस हैं बेटा, उनका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर देगा। समझ रहे हो, अगर उनमें पार्शियल प्रेशर, अच्छा क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज करने की वजह से बेटा प्रेशर डिक्रीज कर गया। समझ रहे हो, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के, प्रेशर बेटा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर डिक्रीज किया, उसकी वजह से होगा क्या, जो बाहर की गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है बेटा, वो इंटर कर जाएंगी आपके लंग्स के अंदर, और सिचुएशन क्या होगी, इंस्पायरेशन वाली, मतलब हवा आपके लंग्स के अंदर फिलअप हो जाएगी। समझ रहे हो? ये हुआ पूरा प्रोसेस बेटा किसका, इंस्पिरेशन वाला। एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन अगर होगा तो एक्सपायर अगर कर रहे हो, हवा अगर बाहर निकाल रहे हो, उस समय क्या होगा, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करके ना खींचा था, आपने वैल्यूम को चेंज किया था बेटा, जबरदस्ती चेंज किया था, एकदम ताकत लगा के थोरेसिक केज के वैल्यूम को चेंज किया था, डायाफ्राम डोम शेप था उसको फ्लैट किया था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, एस्टर्नम को बाहर किया था और रिब्स को अपवर्ड किया था, वो क्या होंगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चली जाएंगी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंस्पिरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है, और जो एक्सपिरेशन है बेटा पैसिव प्रोसेस है। टाइम का ड्यूरेशन भी दोनों में अलग अलग है। इंस्पिरेशन में 2 सेकंड, और इंस्पिरेशन में 2 सेकंड, और एक्सपिरेशन में 3 सेकंड का टाइम लगता है। समझ रहे हो? और पर मिनट अगर मैं ब्रीदिंग रेट आपका कहूं बेटा, पर मिनट 12 से 16 टाइम आप ब्रीद करते हो। ठीक है, समझ रहे हो? ये मैं पूरी बात फिर से बोल देता हूं। अच्छा, अभी बेटा हमने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का बताया, इंटरनल वाला अभी हमने बताया नहीं है, समझा देते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान सुनते रहो बुआ, देखो है ना, एकदम बढ़िया वाला प्यारा वाला डायग्राम बनाने जा रहे हैं बेटा हम। सुनो, यहाँ पे जो हमने कहा था बेटा उसका अपोजिट होने वाला है। यहाँ पे कैसे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का जुड़ाव हमने कहा था बेटा अपर वर्टिब्री के डॉर्सल साइड पे और लोअर वर्टिब्री के वेंट्रल साइड पे जोड़ेंगे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, जो अपर वर्टिब्री है इसके वेंट्रल साइड से, वेंट्रल साइड पे, और जो लोअर वर्टिब्री है इसके डॉर्सल साइड पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जुड़ती हैं। ये क्या है बेटा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, आईसीएम की बात, आईआईसीएम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इनका जुड़ाव कुछ इस तरीके से होता है। देखो जरा, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, ये भी वैल्यूम को चेंज करेंगे। किस एक्सिस पे चेंज करेंगे, ये भी चेंज करेंगे बेटा। जैसे ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स चेंज कर रही थी डीवी एक्सिस के ऊपर वैल्यूम, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के ऊपर वैल्यूम, वैसे ही वैल्यूम को चेंज ये भी करेंगे, जिनका नाम है बेटा आईआईसीएम। लेकिन ये वैल्यूम को बढ़ाएंगी नहीं, घटाएंगी। क्या करेंगे भैया, घटाएंगी। तो इनका काम क्या होगा, अगर वैल्यूम घट रहा है, मतलब बेटा अगर हम इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, आईआईसीएम के अंदर अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इनको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्टर्नम है बेटा, ये इनवर्ड शिफ्ट होगा, अंदर के साइड ये इनवर्ड शिफ्ट होगा। अगर स्टर्नम इनवर्ड शिफ्ट होगा बेटा, स्टर्नम अगर इनवर्ड शिफ्ट होगा, तो जो वर्टिब्री है बेटा, ये वर्टिब्री बाहर की तरफ जा रही थी, कहां पे भैया, अपवर्ड जा रही थी, ऊपर के साइड में जा रही थी। कहां पे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब। और जब हम कह रहे हैं जब हम कह रहे हैं बेटा ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो जो आपकी वर्टिब्री होंगी ना बेटा, ये अंदर के साइड में जाएंगी, है ना। ये यहाँ पे ऊपर के साइड में जा रही है, यहाँ पे नीचे के साइड में जाएंगे। समझ रहे हो, है ना, है ना। ये
ये भी मतलब है ना स्टर्नम और ये दोनों इनवर्ट है ना, ये अंदर के साइड में जाएगा और ये नीचे के साइड में ऐसे शिफ्ट होगा अंदर के साइड में, ठीक, इस तरीके की शिफ्टिंग होगी। अच्छा, तो एक चीज समझे बेटा, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आईआईसीएम में तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस किस एक्सिस के ऊपर, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के ऊपर। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इसका असर क्या होगा, वॉल्यूम के डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा बेटा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बेटा एक्सपायरेशन होगा। सुनो लेकिन 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 आईआईसीएम बेटा नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में बिल्कुल काम नहीं करता। जब आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, एकदम ताकत लगा के हवा को बाहर करना, जितनी हवा आप चाह रहे हो ना, एकदम पूरा ताकत लगा के बाबा रामदेव वाला योगा कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, हवा अंदर खींच लियो, अब आप चाह रहे हो पूरी हवा को बाहर करना। बाहर करते टाइम जब बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे, कब भैया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान जरूरत पड़ने वाली आईआईसीएम को कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। ईआईसीएम बेटा नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान काम करती है। जब नॉर्मल ब्रीदिंग अगर आपको करनी होती है उस समय बेटा डायाफ्राम और ईआईसीएम की मदद से हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं। वॉल्यूम को अगर जब हम इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करें, इनके अंदर डायाफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ईआईसीएम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा हमारा वॉल्यूम, हमारे थोरैसिक केज का वॉल्यूम चेंज होता है। एक की वजह से डायाफ्राम की वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर चेंज होता है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के ऊपर चेंज होता है। और दोनों के चेंज होने की वजह से बेटा हमारे थोरैसिक केज का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वो बढ़ा हुआ वॉल्यूम दिखाई पड़ता है वॉल्यूम के अंदर, किसके, लंग्स के अंदर वॉल्यूम को चेंज कर देता, मतलब उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता, मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो मतलब जो बाहर की हवा है अंदर आ जाएगी, हो जाएगा इंस्पिरेशन। और इसी को बेटा जब दोबारा से आप रिलैक्स कर देते हो, छोड़ देते हो, ढीला छोड़ देते हो बॉडी को, एक्सपायरेशन हो जाता है, हवा बाहर चली जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ रहे हो, वॉल्यूम बढ़ता है जैसे हवा बाहर चली जाती है, समझ रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, हवा बाहर चली जाती है, सॉरी, है ना। ठीक है बेटा, आज इतना रखें। मैकेनिज्म वाले पार्ट बेटा हमने कंप्लीट किया है। कुछ बातें जो रह गई हैं अगले टर्म पे हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे बढ़िया से। तब तक के लिए आप बेटा जुड़े रहें। और भी आपका कोई अगर सजेशन वगैरह हो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर आपका कोई सजेशन हो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हो। कोई सुझाव या आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए हो उसके लिए भी आप लिख के बता सकते हो बेटा। उसके लिए हम प्रयासरत हैं पूरी तरीके से। धीरे धीरे वीडियोस और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वीडियोस की, और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहें चैनल से। थैंक यू वेरी मच।